Good afternoon, class, and welcome to your class, that is BLEd first year, and myself Shreya. And today आज हम लोग एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन एजुकेशन पॉलिसीज़ जो आई थी पहले, जो रिकमेंडेशन के थ्रू आई थी, या जो कह लीजिए कि किसी बेटरमेंट के लिए आई थी, उनसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनके वजह से यहाँ पे लगातार चेंजेस होने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो प्रेजेंट जो NEP है, यानी आपका हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में हम जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू कोठारी कमीशन, राइट। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर हुआ क्या, क्यों एजुकेशन सिस्टम को इतनी ज़्यादा मेहनत और इतने ज़्यादा चेंजेस, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली हमें ये मालूम है कि ये जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, समहाउ समवेयर इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट। जितना ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, उतनी ही हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की कमी होगी, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट की कमी होगी तो इसका मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक रेट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है। बट टू रीच टू दैट एक्सटेंट, टू रीच टू दैट डेवलप्ड कैटेगरी, क्योंकि अभी इंडिया क्या है, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप कंट्री तक पहुंचने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी है, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इट सेज, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है, फिर उसके बाद उसके इश्यूज देखेंगे एंड विल फर्दर मूव ऑन, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ये क्या कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन वर्किंग टू रिफॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग एजुकेशन मॉडल and have been successful on many counts, yet there are several issues that the Indian education system is grappled with. Grappled with का मतलब क्या हो गया कि घेरे हुए है, trapped है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब सालों पे सालों अगर देखा जाए तो जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। यानी एजुकेशन मॉडल, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन, यानी जो करंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस पर वो लोग लगातार काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, और कुछ हद तक वो लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा नीचे रह जाता है। तो उन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो फंडिंग्स का ले लो, चाहे वो PTR ले लो, ठीक है, एंड चाहे वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इशू बन के हमारे सामने आते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहला जो इशू यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है आपका इनएडिक्वेट गवर्नमेंट्स फंडिंग। यस, द मेन रीज़न, अब हम सबको मालूम है कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमारे पास पैसा होगा देन ओनली वी विल बी एबल टू, यू कैन से वी विल बी एबल टू डेवलप आवर सेल्स, वेदर वी आर इंडिविजुअली और वेदर वी आर इन ग्रुप। वी हैव टू नीड फंडिंग्स, राइट। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसी की बात करें तो उस एजुकेशन फील्ड को, उस एजुकेशन सिस्टम को फंडिंग की बहुत ज़रूरत है, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। द कंट्री स्पेंड 3% ऑफ इट्स टोटल GDP on education in 2018 and 19, according to the economic survey, which is very less in comparison to the developed and OECD countries. अब यहाँ पे
कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही कम ध्यान यहाँ पे दिया है, जिसके वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जितना उसको डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाता है। अगर 2018 और 2019 की बात करें तो 2018 और 2019 के बजट में ये देखा गया कि टोटल जीडीपी का सिर्फ 3% ही गवर्नमेंट ने एजुकेशन की फील्ड को दिया। अब 3% इज वेरी लेस फॉर डेवलपिंग एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे ये एक इशू आ गया कि इनएडिक्वेट फंडिंग के वजह से भी हमारा जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट येट कंप्लायंट विद द कंप्लीट सेट ऑफ आरटीई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है कि इतने रूम होने चाहिए, ये लाइब्रेरी क्लास होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज होनी चाहिए, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, टीचर्स के लिए अलग रूम होना चाहिए, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आरटीई में लिखी हुई हैं। लेकिन आरटीई के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं करते हैं जो कि आरटीई के तहत बताया गया है, right? They lack drinking water facility, a functional common toilet, and do not have separate toilets for girls. ये सारी ये 3-4 बातें जो यहाँ पे कही गई हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग फैसिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमन टॉयलेट से रिलेटेड हो, गर्ल्स सेपरेट टॉयलेट से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें आपकी आरटीई में कही गई हैं। और शायद आप सबने ये चीज़ पढ़ी भी है, मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी है कि आरटीई में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स। अगर मान लीजिए कि बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में आ रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू पी एनीवेयर, तो दे विल नॉट, वो उनके पेरेंट्स और वो नहीं प्रेफर करेंगे कि हाँ हमारा बच्चा दोबारा स्कूल जाए, क्योंकि वो सही से टॉयलेट नहीं जा सकता है, सही से वो पानी नहीं पी सकता है, तो उसको हेल्थ इश्यूज, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इश्यूज अपने आप से आ जाएंगे और वो बच्चा बीमार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो स्कूलिंग कंटिन्यूएशन है वो टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इशू बता रहे हैं पुअर ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अब इसकी बात हम कर लेते हैं। वेरी फ्यू इंडियन यूनिवर्सिटीज आर फीचर्ड इन द टॉप रैंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, प्राइमरली ड्यू टू लो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एंड लैक ऑफ रिसर्च कैपेसिटी। बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें इंडिया इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है, यहाँ पे उस लेवल के कह लीजिए टीचर्स नहीं क्वालिफाइड हैं, या स्टूडेंट फैकल्टी नहीं अवेलेबल है, रिसर्च कैपेसिटी यानी रिसर्च करवाने के लिए ही मतलब कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी हायर लेवल पे भी कमियां हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। और अगर हमें अपने आप को एक टॉप लेवल पे देखना है तो हमें इन सारे इश्यूज को रिफॉर्म करने की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नो कोहेरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड डिमांड ऑफ इंडस्ट्री। Industries in India face problems to find suitable employees as education provided is not suitable for directly working in industry and hence have to spend huge and large amount on providing training for employees। अब होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे देखा गया है, यानी भारत में ये चीज़ देखी गई है कि भारत की जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो बहुत पुराने बेस पर करवाई जा रही है, ठीक है, बहुत पुराने बेस पर करवाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारा करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है। तो क्या होता है, तो जो इंडस्ट्री होती हैं और जो एजुकेशन होते हैं उनमें जो एक कह लीजिए बैलेंस होना चाहिए वो नहीं बैठ पाता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो टॉप इंडस्ट्रीज होती हैं, टॉप टेक्नोलॉजी यूज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो उन टेक्नोलॉजीज को
पूरा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। उनको उन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन समहाउ और कह लीजिए कि दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है वो पुरानी एजुकेशन दी जाती है, वो टू द टेक्नोलॉजी एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिससे कि जब इंडस्ट्री कह लीजिए कि प्लेसमेंट करने जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको उतने कैपेसिटी के बच्चे नहीं दिखते हैं जो उसके इंडस्ट्री में काम कर सकें, ठीक है। उस लायक बच्चे नहीं दिखते हैं, उस लायक उनकी नॉलेज नहीं दिखती है, तो मजबूरन में उनको बच्चों को हायर करना पड़ता है। और जब वो हायर कर लेते हैं, जब अपने कंपनी में उनको नौकरी दे देते हैं, फिर उनको बहुत सारा पैसा अलग से उन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको ट्रेंड करने में, ठीक है। उनको ट्रेंड करने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा अब जब जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल से या नहीं किसी कॉलेज से अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे आपके सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। अब 100 बच्चों में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब 100 में से 10 हटा दिए तो 90 बच्चों के लिए आपको ट्रेनिंग इस्टेब्लिश मतलब ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी। अब 90 बच्चों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए आपका पूरा समझ लीजिए कि पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पूरा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिससे कि वो आने वाले समय में टू द टेक्नोलॉजी वो काम कर सकें। अब जितना समय उनका ट्रेनिंग लेने में और देने में गया है, उतने समय का तो प्रोडक्शन लॉस हो गया, ठीक है। जो इंडस्ट्री जो रिजल्ट देने वाली थी, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं इन 90 बच्चों की वजह से वो कम हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, जो कम हुआ वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की कम हुई, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की कम हुई, तो जिसके वजह से यहाँ पे ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है वो है इनएडिक्वेट टीचर एंड देयर ट्रेनिंग। इनएडिक्वेट टीचर एंड देयर ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट यहाँ पे टीचर्स नहीं मेंटेन्ड है। मतलब कि यहाँ पे रेशियो मेंटेन होना चाहिए कि 30 बच्चों पे, जैसे हम लोग ने आरटीई में पढ़ा था कि 30:1 का रेशियो यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पे रेशियो नहीं मेंटेन हो पाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस होता है और टीचर के लिए भी प्रेशर बन के आ जाता है, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हर एक बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहा जा रहा है दैट इज इनएडिक्वेट टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द 24:1 रेशियो ऑफ इंडिया इज वे लोअर दैन स्वीडन्स 12:1, Britain's 16:1, Russia's 10:1 and Canada's 9:1. Moreover, the quality of teachers who are sometimes appointed politically or are not trained adequately is another huge challenge. तो मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के सामने हर स्टेप पे कोई ना कोई चैलेंज आ ही जाता है, ठीक। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का जो रेशियो है वो है सबसे ज़्यादा, यानी 24:1 है। बाकी जितने आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सब के रेशियो कम है, लेकिन रेशियो ज़्यादा होने के बावजूद भी इंडिया इज़ नॉट दैट मच केपेबल टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स हु आर टेक्नोलॉजिकल फ्री स्टूडेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें आ जाता है आपका पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक। पॉलिटिकली बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट उसमें आ जाते हैं, जो पैसे दे के लेन देन लेके ऐसे टीचर्स को रिक्रूट कर देते हैं जो उतनी ट्रेंड नहीं होती हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं होता है, और जो ट्रेंड ना होने और नॉलेज ना होने के कारण बच्चों को नॉलेज जो जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है, और रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, ठीक। अब जब बच्चे को नॉलेज ही नहीं है,
बच्चे को कुछ आता ही नहीं है तो वो आगे जाके क्या परफॉर्म कर पाएगा? कुछ नहीं परफॉर्म कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो हम आपको टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई ना चीज़ें बताकर आपको हम बता दें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी से भाई टेक्निकल चीज़ें हम आपको बता दें, तो टेक्निकल चीज़ें तो आप करने जा नहीं रहे, आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको पढ़ाने से रिलेटेड चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दिस इज ऑल्सो ये क्या कहते हैं कि द ASER रिपोर्ट्स, ये एनुअल रिपोर्ट हमेशा बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन पे सर्वे होता है, ये ASER करती है, ठीक है। ये इसने रिपोर्ट किया कि प्रेजेंट अ वेरी डिसमल पिक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन इंडिया, यानी कि ASER के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स है वो बहुत ही कम है और बहुत ही कह लीजिए कि डिस्टर्बिंग पिक्चर बन के आई है। यानी लोग यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स इज नॉट गिविंग फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि अभी बन के आई है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बारे में आप सबको नॉलेज होना चाहिए बिकॉज यू ऑल आर इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल टू इरेडिकेट मैनी ऑफ द चैलेंजेस अलाइंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री which we just discussed. Some of its features can be summed up as follows. तो इनका कहने का मतलब है कि जो नई पॉलिसी बन के आई है एजुकेशन पे, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बन के आई है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, इसमें जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस को देखते हुए हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अभी हम लोग ने चैलेंजेस पढ़े हैं, अभी हम लोग ने इश्यूज पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कह लीजिए कि रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, रिजॉल्व हो सकता है। तो पहला पहला ये क्या कहते हैं कि हायर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। हायर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि इट विल बी रेज टू 6% ऑफ GDP। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 2018 और 19 में सिर्फ 3% GDP का गवर्नमेंट ने खर्च किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब हम 3% नहीं खर्च करेंगे, हम 6% खर्च करेंगे, ठीक। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वी विल स्पेंड 6% ऑफ GDP। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट टू बी रिनेम्ड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यानी अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसको लिखिएगा। पहला यहाँ पे की पॉइंट क्या हो गया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रेस फ्रॉम 3% to 6% ऑफ GDP। यानी पहले वो 3% GDP का खर्च करता था एजुकेशन में, अब वो 6% एजुकेशन में खर्च करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी MHRD का नाम अब चेंज होके क्या हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता लगी कि एक GDP पे क्या, GDP का कितना परसेंट एजुकेशन में खर्च होगा, और MHRD को अब क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं स्किल एजुकेशन की। तो ये कहते हैं कि इट इज़ टू बी इंड्यूस्ड एट स्कूल लेवल फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th एंड इट एम्स टू एम्पावर ईच स्टूडेंट इन वन वोकेशनल स्किल्स। वन वोकेशनल स्किल्स का मतलब क्या हो गया, जो एक एक्स्ट्रा कोर्स हम करना चाहते हैं या अपने हॉबी के अकॉर्डिंग कोई स्पेशलाइजेशन किसी कोर्स में करना चाहते हैं, तो वो अब यहाँ पे ऑफर किया जाएगा राइट फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th, ठीक है। A national committee for the integration of vocational education, that is NCIVE, will be constituted to set the framework. तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, एक नया पॉइंट आपको मिलेगा जब भी अब बच्चे जो नए एडमिशन के लिए जाएंगे, और जब ये NEP जो 2020 है वो जब लागू हो जाएगा, तो उसमें क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगा कि जो प्री
मतलब प्री स्कूल से जो बच्चे पढ़ाई करना शुरू करेंगे और टिल 12th उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग टू द हॉबीज, अपने अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अगर किसी को किसी में कुछ कोर्स करना है किसी सब्जेक्ट में या अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है या स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो उस बच्चे को अब वो मौका स्कूल में ही दे दिया जाएगा, जिससे कि वो 12th पास करते ही, जैसे वो 12th पास करेगा तो ही कैन अर्न बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी को अगर कंप्यूटर्स में बहुत शौक है तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लेगा, या किसी को अगर डांस है, किसी को म्यूजिक है, किसी को पेंटिंग्स है, तो ये सब, या किसी को ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें अब स्कूल में भी कोर्सेज करवाया जाएगा, जिसके बाद बच्चा अगर 12th पास कर लेता है पूरा, तो उसी के बाद वो थोड़ा थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट होने के उसके चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब आप जानते हैं जो क्लास आप कर रहे हैं अब, दैट इज नोन एज हायर एजुकेशन। ठीक है, इट टारगेट्स ऑन क्रिएटिंग इंडिया एज नॉलेज हब, attracting foreign national and to promote research collaboration and student exchanges between Indian institution and global institution through organized efforts। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि पहले अभी हमने जब इश्यूज हम पढ़ रहे थे तो भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हायर एजुकेशन पे जो यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ग्लोबली दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इंडिया की जो यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ग्लोबली परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर रही हैं, जिसके वजह से बच्चों में नॉलेज की कमी हो रही है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने ये लेने की कोशिश करी है कि अब हायर एजुकेशन को भी हम थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पे जो टारगेट होगा, यानी हायर एजुकेशन में जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा कि हम हायर एजुकेशन को हम नॉलेज हब बना सकें, जहाँ पे हर तरह की नॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज बच्चों तक पहुँचनी चाहिए वो सारी नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक, रिसर्च वर्क हमने अभी इशू में भी पढ़ा था कि रिसर्च कैपेसिटी यहाँ पे बहुत कम है, तो रिसर्च वर्क या रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, ये फॉरेन कंट्री से कोलैबोरेशन करेंगे, यानी कि वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे और यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, जिससे कि वो रिसर्च में अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि हम जब नई नई चीज़ें और नए नए तरीक़ों से सीखते हैं तो हमारा जो नॉलेज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है वो है टीचर ट्रेनिंग। ये भी हमने इशू में पढ़ा था कि इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग। A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education, that is NCFTE 2021, will be formulated by the National Council for Teacher Training, that is NCTE, in consultation with NCERT। तो अब जो टीचर ट्रेनिंग होगी वो दो लोगों से मिलकर उसके बारे में मतलब फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक NCT और दूसरा NCERT। तो अभी इसके बारे में क्या क्या चेंजेस आएंगे अभी वो गवर्नमेंट ने नहीं पब्लिसाइज किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है वो है पुश टू डिजिटल एजुकेशन। आप काफ़ी टाइम से ये बात सुन रहे होंगे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का पार्ट है डिजिटल एजुकेशन। ठीक, द न्यू NEP हैज़ अ न्यू सेक्शन ऑन डिजिटल एजुकेशन to ensure equitable use of technology. A dedicated unit to coordinate digital infrastructure, content and capacity building will be created within the Education Ministry to look after the online learning needs of both school and higher education. अब बेसिकली देखिए, जैसा कि आप इस वक्त जो जिस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करते थे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन।
तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसका मोटिव क्या है कि जो एजुकेशन है उसको हम डिजिटल करें, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम और बढ़ाएं। ठीक है, यानी जो बच्चे हैं उनको हम टेक्नोलॉजी फ्री एजुकेशन दें, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो बच्चे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर डिजिटली हर चीज़ हो जाएगी तो जो बच्चों के जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ स्कूल तक ही नहीं सीमित रहेगा या हायर एजुकेशन तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये दोनों में रहेगा। वेदर इट इज स्कूल एजुकेशन और वेदर इट इज हायर एजुकेशन, बोथ विल बी पुश्ड टूवर्ड्स डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है असेसमेंट सेंटर। ये क्या कह रहे हैं कि एन ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस का मीनिंग मैंने कई बार आपको बताया है कि वो जो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो NFTF यानी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग, यानी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। असेसमेंट, जो भी हम अपने आप को एसेस करते हैं, यानी कोई अगर मान लीजिए कि हम टेस्ट वगैरह ले रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं तो दैट इज नोन एज असेसमेंट। प्लानिंग, किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसको एडमिन यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बना होता है। एंड नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स, यानी कि NFTF के जरिए एक असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है परख। ठीक है, परख, और ये क्या करता है, ये बच्चों को एसेस करता है इन द सेंस कि लर्निंग, मतलब जैसे कोई नोट्स अगर आपको चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए किसी टॉपिक पे या कोई लेक्चर आपको चाहिए, तो दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना के रखे हैं जिसके थ्रू बच्चों की जो एजुकेशन है वो चल रही है। ठीक है, जैसे आपका स्वयं हो गया, तो स्वयं भी इज वन ऑफ द डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस की बात कही गई है कि इट ऑल्सो envisions universalization of early childhood education from ages 3 to 6 by 2030। अब इन्होंने अपना एक नया टारगेट बना दिया कि यूनिवर्सलाइजेशन का जो हमने पॉइंट पहले पढ़ा था, जो हमेशा से चलता चला आ रहा है, उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कर दिया है कि पहले हम क्या पढ़ते थे, 6 से 14 साल तक के बच्चों का यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ते थे, बट अब इन्होंने एक अपने आप को एक नया टारगेट दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स से 6 ईयर्स तक के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबको एजुकेशन देना हमारा एक टारगेट बन गया है। और वो टारगेट कब तक का है, 2030 तक का, यानी 2030 तक 3 साल से 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं विल बी एजुकेटेड। ठीक है, चाइल्ड्स मदर टंग बीन यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5th, यानी आपकी जो मदर टंग है उसी टंग में आप पढ़ाई करेंगे क्लास 5th तक की। ठीक, एंड अ डिपार्चर फ्रॉम 10+2 फॉर्मेट टू अ 5+3+3+4, यानी पहले एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया था, 10+2, अब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना दिया गया है, 5+3+3+4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता चली। पहली, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को सबको एजुकेशन मिलेगी, और ये टारगेट कब तक पूरा करने का समय है, 2030। ठीक, और क्लास 5th में आप क्लास 5th तक आप
कौन सी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे? मदर टंग में। और 10+2 जो फॉर्मेट पहले चल रहा था उसको अब चेंज करके 5+3+3+4 5+3+3+4 पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बात करते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन की, यानी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं। तो पहला है एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट and most states have their own school boards. Therefore, the state governments would have to be brought on board for actual implementation of these decisions. यानी जो NEP जो फॉर्मेशन किया गया है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उनको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर स्कूल का अपना अलग अलग बोर्ड है। तो गवर्नमेंट को हर बोर्ड से कनेक्शन बनाना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ बिग टास्क फॉर गवर्नमेंट। फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज अनदर प्रॉब्लम। Many of the states, especially in South India, have always been very skeptical about it and have been it as an imposition of Hindi. यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि पहला क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश और जो आपके रीजन की लैंग्वेज है, वो फॉर्मूला हम लोग अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया है और 5th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो मदर टंग में होगी। अब अगर मान लीजिए यूपी में कोई बंगाल का बच्चा है तो दैट स्टूडेंट विल प्रेफर एजुकेशन इन दैट मदर टंग ओनली। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी। Providing education till 5th class in mother language may pose problems to students to learn English, which is a global language suddenly in class 6. अब अचानक से अगर मान लीजिए अगर ये NEP में कहा गया है कि क्लास 5th तक बच्चा मदर टंग में पढ़ाई करेगा और अचानक से जब वो क्लास 6 में प्रमोट होके जाएगा और अचानक से जब उसके सामने इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो it will be little bit difficult for that child to adopt that language. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हमें हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो NEP 2020 के बारे में दिया गया है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इज स्वीपिंग इन इट्स विजन एंड सीक्स टू एड्रेस द एंटायर गैमुट of education. It acknowledges the 21st century need for mobility, flexibility, alternate pathways of learning and self-actualization and can prove to be a game changer for India. ये कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि NEP 2020 का जो विजन है वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत टू द पॉइंट है, जो कि हमारे देश में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मोबिलिटी भी आपको दिखने को मिलेगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसमें ऑल्टरनेट पाथवेज भी हैं, यानी ऑल्टरनेट रास्ते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बनाए गए हैं जिसके थ्रू बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये अगर सही ढंग से अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद प्रूफ होगा और कहीं ना कहीं ये एक इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, तो ये था आपका NEP 2020 और कल से हम लोग कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने जाना NEP 2020 के बारे में बिकॉज अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में ये लागू हो जाएगा और जिसको आपको जानने की बेहद ज़रूरत थी। आई होप कि NEP 2020 आपको काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा एंड आपने इसमें चैलेंजेस भी समझ लिए होंगे, उसको रिफॉर्म कैसे करना है और उसको एग्जीक्यूट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो थैंक यू class for all your time and this was for today. We will meet tomorrow again.